तो हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। प्यारे बाबू, आप लोग सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र जो भी बच्चे का है उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे सर सोशियोलॉजी के लिए आप कुछ ना कुछ कर दीजिए ताकि हम लोगों का सोशियोलॉजी में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और बोर्ड एग्जाम में जाकर के हम लोग जो हैं अच्छा खासा नंबर जो है मिल जाए हम लोगों को। इसीलिए आज हम लोग सोशियोलॉजी का 100 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपका इसी क्लास से ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए और आपको बहुत आसानी से बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलने में जो है कामयाब हो जाएं। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, हम लोगों का पहला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आज बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और परीक्षा में जो आ सकता है बाबू वो सब क्वेश्चन है। पर्दा उठ चुका है, पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे देना है। चलिए, क्या कहा गया है हम लोगों को उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमें कहा गया है सर भारतीय समाज में उपनिवेशवाद का आगमन कब से हुआ। तो आपको पूछा जाता है उपनिवेशवाद क्या है, तो आप बोलते हैं कि उपनिवेशवाद एक ऐसी धारणा है जहां पर शक्तिशाली देश के द्वारा कोई कमजोर देश को सर कब्जा कर लिया जाता है। कोई कमजोर देश को कब्जा करके वहां का जो भी आपका संसाधन है उसको लेकर के चला जाया जाता है शक्तिशाली देश के पास, उसी को हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद। जिस तरीके से ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा करके सभी संपदा को लेकर के चला गया था उसको हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, और भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत या फिर आगमन किसके साथ हुआ, तो आप बोलिएगा सर 1757 में। कब? 1757 में सर भारत में बंगला जो आपका कलकत्ता है वहां पर आक्रमण करके ब्रिटिश सब कब्जा कर लिया गया था और तभी से भारत में उपनिवेशवाद का शुरुआत होता है। 1757 ब्रिटिश हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन दो भाषाओं से हुई है, यानी कि सोशियोलॉजी एक शब्द होता है आपका सोशियस, ठीक है, और दूसरा शब्द है लोगोस। अब ये दोनों शब्दों से हम लोगों का क्या बना है सर, सोशियोलॉजी बना है। पूछा गया है वहां पर कि कौन दो शब्दों से बना है, तो आप बोलेगा सर लैटिन और ग्रीक, इन दोनों शब्दों से मिला करके सोशियोलॉजी शब्द बनाया गया है। और आपको पूछेगा कि सोशियोलॉजी जो है इसके जनक कौन है, सोशियोलॉजी का जनक कौन है, आप लोग बता दीजिए। जितने बच्चे सोशियोलॉजी रखे हैं, अगर फादर ऑफ सोशियोलॉजी आपको पता नहीं है और शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ ये पता नहीं है तो आप सोशियोलॉजी पढ़ करके क्या कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर, जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में हम लोग जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या का जन्म, जनसंख्या का मृत्यु, जनसंख्या का प्रवास, ठीक है, इन सब के बारे में जब चर्चा करते हैं तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं सर डेमोग्राफी या फिर जनसांख्यिकी। क्या बोलते हैं सर, डेमोग्राफी बोलते हैं, इसी को कहते हैं सर डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी। और ये भी आया है डेमोस और ग्राफीन, इन दोनों शब्दों से। ये आपका क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को बाबू शेयर कीजिएगा, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। और ऐप को जो है सफल एकेडमी का जो ऐप है, इस ऐप को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके यहां पर केवल 49 में आपको मिला है अंतिम प्रहार बैच, उसको ले लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल में हम लोग चले जाएंगे। कहा गया है द वेल्थ ऑफ नेशन
अब द वेल्थ ऑफ नेशन, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और जो भी बच्चे सोशियोलॉजी रखे हैं उनको ये क्वेश्चन जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़े अर्थशास्त्री के रूप में अगर कोई जाने जाते हैं तो एडम स्मिथ जाने जाते हैं, और उनका जो वेल्थ ऑफ नेशन नाम का पुस्तक है, इसमें अर्थनीति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलता है, और इसी से अदृश्य हाथ के बारे में जानकारी मिलती है। अदृश्य हाथ की जानकारी इसी किताब से मिलती है, ठीक है। इनमें का इसका कहना है कि बाजार जो होती है उसको कोई चलाता नहीं है, वो जैसे अदृश्य किसी शक्ति के द्वारा चालित किया जाता है। तो वेल्थ ऑफ नेशन की धारणा आपका एडम स्मिथ ने दिया, अदृश्य हाथ का धारणा, वेल्थ ऑफ नेशन की धारणा सभी एडम स्मिथ देते हैं। 5वां नंबर सवाल, भारत में मृत्यु दर की कमी का मुख्य कारण क्या है, यानी कि मृत्यु दर क्यों कम जाएगा? तो आप बोलिएगा सर अस्पताल जो होती है ना, अस्पताल में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बढ़िया हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बढ़िया हो जाएगा तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। तो आप बोलिएगा सर हाँ। अगर अकाल, पहले क्या होता था, खाने के बदौलत खाना नहीं मिलता था, अकाल पड़ जाता था, इसलिए लोग मर जाते थे। महामारी आता था, जैसे आपका चेचक का महामारी, ठीक है, चेचक नाम का रोग, जैसे आपका जो है प्लेग की महामारी के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते थे, ठीक है, चेचक के कारण मारा जाता था, उसके बाद डायरिया के कारण मारा जाता था। तो महामारी से नियंत्रण हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी सही हो गई, चिकित्सा सुधार जो हो गया, इसी वजह से जो है मृत्यु दर कम हो गई, और इसी को हम लोग कहते हैं मृत्यु दर में कमी, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तीनों चीजों में जो है हम लोगों का भारत एकदम सुधार हो गया है। बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य है लड़कियों को शिक्षा व्यवस्था में बढ़ावा देना, ठीक है, लड़कियों का बाल विवाह को रोकना ताकि कम उम्र में शादी ना हो जाए, और लड़कियों की आर्थिक सहायता देना, पैसा की राशि दे करके, पैसा दे करके उन लोगों को सहायता देना। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? एक परिवार जो होती है बाबू, परिवार ये एकल परिवार भी होगा, ठीक है, और संयुक्त परिवार भी होगा। संयुक्त परिवार अगर होगा तो यहां पर सर माता पिता तो रहेगा, साथ में दादा दादी भी रहेगी, ठीक है, दादा दादी भी रहेगी, और चाचा भी रहेगा, साथ में चाचा और चाची भी रहेगी, ठीक है, और भाई बहन की जो आपकी स्त्री है सब एक साथ रहेगा, भाई बहन की जो है। लेकिन एकल परिवार में सर कौन रहता है? तो एकल परिवार में मेरी मम्मी रहेगी, यानी कि माता, मेरा पापा रहेगा, ठीक है, पापा रहेगा, और कौन रहेगा सर? मेरा भाई और मेरी बहन रहेगी, ठीक है, मेरी भाई और बहन रहेगी। ये सब जो है आपका एकल परिवार, बस यही 4 सदस्यों को लेकर के एकल परिवार। और भाई बहन की अगर शादी हो गया तो उन लोगों का जो परिवार बढ़ गया उसको अगर जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा एकल परिवार। तो आप बोलिएगा इसकी विशेषता पूछे हैं तो साझा संपत्ति, एकल परिवार अगर होगा तो अच्छा उल्टा लिख दिए, एकल परिवार, हाँ, एकल परिवार अगर होगा तो सर साझा संपत्ति नहीं होगा, ठीक है। संयुक्त परिवार अगर होगा तो क्या होगा सर? साझा संपत्ति भी होगा, एक रसोई घर में सभी का खाना बनेगा, यानी कि ये संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सभी का खाना जो है एक साथ बनेगा। कर्ता का शासन रहेगा, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसको कर्ता कहा जाएगा और उसी का शासन चलेगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा एकदम मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले जाएंगे, जवाब दे दीजिए 8वां नंबर सवाल, और अपने दोस्तों को बाबू शेयर कर दीजिए, किसी को भी शेयर कर दीजिए, बच्चे आकर के जुड़ जाने चाहिए। बहुत बढ़िया क्लास है और ये सब सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा 2026 का, और नहीं करके गए तो पछताइएगा बाबू। फटाफट इसका जवाब चाहिए। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुआ है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है? तो पुर्तगाली शब्द है एक कास्टा, ठीक है, इसी कास्टा नाम का शब्द से कास्ट नाम का शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब ये कास्ट नाम के जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो प्रजाति या फिर नस्ल। तो कास्टा का क्या अर्थ है सर? प्रजाति या फिर नस्ल, इसका अर्थ है मेरा ऑप्शन डी बी सही हो जाएगा। जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम क्या है? तो जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम यह है, आप जिस जाति से के हैं आपको उसी जाति में ही शादी करना पड़ेगा।
आप अगर पासवान है तो आपको पासवान ढूंढना पड़ेगा, आप जिस जाति के हैं उसी जाति में शादी करना पड़ेगा। इसी को अंतर्विवाह कहा जाता है और यही नियम जो है सबसे कठोर नियम अभी है, अभी इसी नियम को हम लोग सबसे कठोर मानते हैं। नेक्स्ट चलो, अंतर्विवाह सबसे कठोर हो गया। 10वां सवाल, सत्यशोधक समाज का मुख्य नारा क्या था? तो सत्यशोधक समाज का मुख्य नारा था ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करना। और सत्यशोधक समाज की किसने स्थापना की थी? तो आप बोलेगा सर ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ये भी पूछा जाएगा। आंसर आपको दे देना है। 11 नंबर सवाल का कहा गया जनजातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हरिजन शब्द का अर्थ हो जाता है बाबू ईश्वर के निकट, ठीक है, ईश्वर के निकट या फिर भगवान के जो निकट होते हैं उसको हरिजन कहा जाता है। और जो दलित लोग होते हैं बाबू उनके सम्मान के लिए, अब दलित किसको कहा जाता है? तो अनुसूचित जनजाति के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उसको दलित कहा जाता था, यानी कि एससी जितने हैं उसको दलित कहा जाता था। तो जनजातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इन दलितों को जो है आपका सम्मान देने के लिए महात्मा गांधी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, हरिजन पुकारे थे दलितों को। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो सांप्रदायिकता के बारे में पूछ लिया गया है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है ये बताओ। तो सांप्रदायिकता का अर्थ बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो धर्म लेकर के अगर झगड़ा होगा तब उसको कहेंगे सांप्रदायिकता, ठीक है। अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति और दूसरे धर्म के प्रति घृणा, यानी कि अपने धर्म एकदम बहुत बढ़िया है और दूसरा का जो धर्म है वो धर्म एकदम बेकार है, ये जो मन की भावना है इसी भावना से उत्पन्न होती है क्या सर? सांप्रदायिकता का। तो ऑप्शन नंबर ए को हम करेक्ट करेंगे और मेरा सही हो जाएगा। भारत में अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार किसको दी गई है? तो राष्ट्रपति अगर रहे बाबू तो राष्ट्रपति को इसका अधिकार है, लेकिन ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, केंद्र सरकार को अधिकार है सर, केंद्र सरकार आंसर करना है। नेक्स्ट चलो, मुझे कहा गया है 14 नंबर सवाल, आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? तो आधुनिकीकरण होगा तो धीरे धीरे पुरानी परंपराओं को आदमी छोड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, पुराने परंपराओं को छोड़ना ये हम लोगों का आधुनिकीकरण के अंदर आता है। पश्चिमी जो आपका पहनावा है उसको अपनाना, तो पश्चिमी पहनावा को अपनाना ये भी आधुनिकीकरण है। तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपनाना सर ये भी आधुनिक सोच में आता है। केवल अंग्रेजी बोलना ये नहीं आता है। तीनों तो सही है सर, किसको आंसर करेंगे? सबसे बढ़िया जो आंसर है उसको आंसर करना है अब, ठीक है, और नहीं तो नीचे उपयुक्त में सभी आंसर होता, लेकिन ये सर गलत है। तो इन तीनों में से सबसे बढ़िया जो है, सबसे अच्छा जो लगे उसको चूज करना है। तो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपनाना। अगर आप साइंटिफिक तरीके से अपने आप को ढाल लिए तो आप आधुनिक हो गए। अगर आपका समाज को आप वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक सोच के साथ अगर चलाने लगे तब आप आधुनिक हो गए। यही सबसे बड़ा उदाहरण है आधुनिकीकरण का। सबसे बड़ी विशेषता तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपनाना। और हम लोग जितने भी बच्चे शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं सब अपने सोच को तार्किक करेंगे, लॉजिकल करेंगे। अंधभक्तों के जैसे जैसे तैसे जो मान रहा है उसको मान करके नहीं चलेंगे। आपका शिक्षा का मूल उद्देश्य यह होता है कि भैया तार्किक सोच को अपनाना, ना कि जो अंधभक्त जो मानते हैं गोबर खाना, उसके बाद गोमूत्र को पान करते रहना, ये सब जो है इलॉजिकल चीज है बाबू। जो गंदगी को खाना ये कोई लॉजिकल चीज है ही नहीं। तो लॉजिक को अपनाओ और तार्किक सोच और वैज्ञानिक चीजों को अपनाओ, ये होता है हम लोगों का असली धर्म कर्म की बात, ठीक है। नेक्स्ट चलो 15 नंबर सवाल, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इस 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में सुधार किया गया और प्रस्तावना में सुधार करके 3 शब्दों को जोड़ दिया गया था। उनमें से एक शब्द था पंथ निरपेक्षता, और पंथ निरपेक्षता को ही हम लोग कहते हैं धर्म निरपेक्षता। और इसको
42वां संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के टाइम में जोड़ा गया था। पूछेगा इंदिरा किस प्रधानमंत्री के टाइम हुआ था, बोलिएगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। आपको पूछेगा कौन सा भाग को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति से किन राज्यों को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा अगर पूछे तो आप लगाइएगा सर पंजाब को हुआ था, और अगल बगल क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं उसको भी लाभ हुआ था। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों में जो है हरित क्रांति का लाभ हुआ था, और ये हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति के जनक। ठीक है, और गेहूं नाम का फसल में सबसे जो है ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव दिखने के लिए मिला था। इसमें हाई यील्ड वैरायटी जो है उच्च फलनशील बीजों का इस्तेमाल किया गया था, हाई यील्ड वैरायटी WHYV। नेक्स्ट चलिए, जजमानी प्रथा में सेवा करने वाली जाति को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका सेवा किया जाता है। सबसे पहले ये जानिए कि जजमानी प्रथा क्या होता है। कोई नाई है या फिर कोई जो है कोई भी जाति का है, वो कोई काम करता है, उस काम के बदले उसको कोई सामान दे देना। ठीक है, काम के बदले या फिर जो है सेवा के बदले कोई सामग्री उसको दे देना, इसी को कहा जाता था जजमानी प्रथा। और जो काम करता था, जो सेवा करता था, उसका क्या नाम था सर, कमीन या फिर प्रजा कहा जाता था उसको। ठीक है, और जो सेवा लेता था उसको जजमान कहा जाता था। नेक्स्ट चलिए 18 नंबर सवाल, पूरा 100 सवाल आपको देखना है और उसमें से कितना सही हो रहा है ये भी आपको जो है समझ लेना है। भैया आपका तैयारी एकदम ताबड़तोड़ है या नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा क्लास को देखिए, और क्लास खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि भैया आप कितने पानी में हैं, और इतने पानी में हैं, कितने पानी में हैं, वो पता चलने के बाद आपको कितना पढ़ना है वो भी पता चलेगा। नेक्स्ट चलिए, भारत में सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ? फट से बोलिएगा सर, 2005 में लागू हुआ था, और इसकी शुरुआत राजस्थान से हुआ था। 2005 में लागू हुआ था। और सूचना का अधिकार से हम लोग किसी भी सरकारी संस्थान से कोई भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा मूल अधिकार है। तो सूचना का अधिकार किस तरीके का अधिकार है सर? मूल अधिकार है। नेक्स्ट चलिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो त्रिस्तरीय सिफारिश 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, और बलवंत राव मेहता समिति ने सर इसकी सिफारिश की थी। और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, सबसे निचला स्तर होता है सर ग्राम पंचायत। सबसे निचला स्तर क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। और इसके जो प्रधान होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मुखिया जी, उसको हम लोग कहते हैं मुखिया जी। और ग्राम पंचायत से ऊपर होता है आपका क्या? ग्राम पंचायत से ऊपर होता है सर पंचायत समिति, पंचायत समिति। और इसके जो प्रधान होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रमुख। ठीक है, और इसके ऊपर होता है जिला परिषद, और जिला परिषद का प्रमुख को हम लोग क्या, मुखिया को क्या कहते हैं सर? अध्यक्ष कहते हैं। जिलाध्यक्ष क्या कहते हैं सर? अध्यक्ष कहते हैं। यह भी पूछा जाता है, बता दिए हैं। 20वां नंबर सवाल, भारत में नगरीकरण बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण बढ़ेगा तभी जब गांव के लोग चले जाएंगे कहां सर? शहरों की तरफ चले जाएंगे। गांव के लोग शहरों की तरफ चले जाएंगे रोजगार के तलाश में, बेहतर शिक्षा के लिए, उद्योग का विकास के लिए, तब हम लोग उसको कहेंगे सर नगरीकरण। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। 21वां सवाल, भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन में किसका आदान प्रदान होता है? तो भूमंडलीकरण में पूंजीवाद से ये भूमंडलीकरण संबंधित रहता है, उदारवाद से संबंधित रहता है, और भूमंडलीकरण से सर पूंजी और तकनीक का आदान प्रदान की जाती है। भूमंडलीकरण से सेवा और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। भारत में कोई सामान बन रहा है वो अमेरिका में जाकर के बिकेगा, और अमेरिका का कोई सामान भारत में आकर के बिकेगा। इसी को हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं, यानी कि वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होगा।
पैसों का आदान प्रदान होगा और विचार और संस्कृति का आदान प्रदान होगा, तो सभी का आदान प्रदान को हम लोग क्या कहेंगे सर? सभी का आदान प्रदान को हम लोग कहेंगे भूमंडलीकरण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस गांव से शुरू हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत आपका वर्तमान में उत्तराखंड नाम का जो राज्य है यहां से शुरू हुआ था। उत्तराखंड नाम का राज्य से शुरू हुआ था। तब 1973 में उत्तराखंड नाम का राज्य बना ही नहीं था, तब ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तब ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तराखंड। ठीक है, और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का चमोली नाम के गांव से शुरू हुआ था। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का चमोली नाम के गांव से शुरू हुआ था। कोई कोई इसको रेनी गांव भी कहता है, हम चमोली गांव पढ़े हैं बाबू, चमोली गांव आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या है? इस तरीके का आंदोलन से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपका संविधान का एक टॉपिक से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, पंचायती राज व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से आपके लिए 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से 10 क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे, बाकी बचा 90 प्रश्न। 90 में से आपको जो है 50 एकदम सही कर देना है, और 50 में आपको जो है 50 आंसर सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो है 450 प्लस। और ऑब्जेक्टिव में अगर फुल मार्क्स आपको अगर नहीं मिला बाबू, तो ये सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में आपको जो है एग्जामिनर कम नंबर दे देगा। वो अगर चाहेगा तो उसका अगर मूड रहेगा कि नहीं इसको नंबर नहीं देंगे, तो वो नंबर काट लेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होती है, इससे आपका इतना सा भी नंबर नहीं काट पाएगा अगर वो सही लगे तो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में बढ़िया से ध्यान लगाइए और 400 पार का सपना को पूरा कीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो बांध निर्माण चल रहा था। नर्मदा नाम का जो नदी है, इसमें बीच में जो है बांध दे दिया जा रहा था कंक्रीट का। तो पानी जब रुक जाएगा, बांध अगर दे देगा तो पानी यहां पर तो रुक जाएगा, तो यहां का जो आपका पेड़ पौधा है सब तो खत्म, सब तो मिट्टी के नीचे चला जाएगा। इसी को बचाने के लिए, बांध निर्माण और विस्थापन से बचाने के लिए यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों को भागना पड़ता दूसरे जगह में। तो ये विस्थापन को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय, 3 नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय, इन तीनों के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। और आपको पूछेगा चिपको आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? एक नाम सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह एक प्रकार का समझौता है, तो ये कानूनी समझौता है मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह क्या है सर? ऑप्शन नंबर सी से कानूनी समझौता है। पितृवंश का क्या अर्थ है? पितृवंश का अर्थ होता है पिता के पास से उसके पुत्र को कोई संपत्ति मिले, उसको कहा जाता है पितृसत्तात्मक या फिर पितृवंश। ठीक है, तो पिता से पुत्र को मिलने वाला वंश उसको कहेंगे हम लोग पितृवंश। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर, भारत में नारीवादी आंदोलन, भारत में नारीवादी आंदोलन की एक प्रमुख मांग क्या थी? तो नारीवादी आंदोलन होता है क्यों? क्योंकि उन लोगों को जो है नारी को क्या चाहिए सर? शिक्षा चाहिए। वो लोग जो है शिक्षा में जो है पीछे हुई है। उन लोगों को वोट डालने का अधिकार चाहिए, यानी कि मतदान का अधिकार चाहिए। ठीक है, उन लोगों को जो है सर संपत्ति का भी अधिकार चाहिए, क्योंकि पिता जो होता है बाबू वो अपना बेटा को संपत्ति दे देता है, क्योंकि बेटी तो उसको दूसरे जगह में शादी दे दिया जाता है, तो उसको संपत्ति का क्या जरूरत है? ये संपत्ति का अधिकार के लिए भी ये लोग जो हैं आपका क्या करती है? इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को संपत्ति भी मिले, वोट डालने का भी अधिकार मिले, शिक्षा का भी अधिकार मिले, समानता भी मिले, हम लोगों को जो है लैंगिक रूप से समान रूप से देखा जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये सब नारीवादी आंदोलन का प्रमुख मांग है। 27 नंबर सवाल, क्षेत्रवाद का मुख्य खतरा क्या है? तो क्षेत्रवाद यानी कि एक निर्दिष्ट जो इलाका है, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ के जो भी रहन सहन है, रीति रिवाज है, उसको लेकर के गर्व का महसूस करना, उसको कहते हैं क्षेत्रवाद। इसका मुख्य खतरा क्या है?
खतरा क्या है पूछा गया है, तो आप बोलिएगा सर खतरा यानी कि राष्ट्र को एकीकृत करके रखना, राष्ट्र एकता में ये चुनौती बनता है, राष्ट्रीय एकता में ये बाधक बनता है क्षेत्रवाद, यही खतरा है, बाकी और कुछ खतरा नहीं है क्षेत्रवाद से। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया, तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑगबॉर्न ने दिया। किसने दिया सर, ऑगबॉर्न ने दिया सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। भारत में टेलीविजन का नियमित प्रसारण कब से शुरू हुआ, यानी कि टीवी ये कब आया, 1965 से जो है नियमित रूप से आपका टेलीविजन का प्रसारण होने लगा, 1965। 30वां सवाल, आकाशवाणी, और आकाशवाणी जो है ये टीवी चैनल का नाम है। आकाशवाणी क्या है सर, आकाशवाणी टीवी चैनल का नाम है। ये किस संचार माध्यम का नाम है, तो बोलिएगा सर टेलीविजन, यानी कि टीवी नहीं, सॉरी, ये आपका रेडियो से पहले जुड़ा हुआ था, ये रेडियो बोलिएगा सर, आकाशवाणी रेडियो से जुड़ा हुआ था, बाद में जब रेडियो धीरे धीरे हुआ, टीवी का युग आया, तब जो है टीवी, तो रेडियो के साथ जाइएगा। सोशल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलिएगा हाँ सर। गलत सलत चीजों को वीडियो बना करके फेंक देना, वो भी आपका जो है किस में आता है, इसी सोशल मीडिया के अंदर आता है। एआई वीडियो बनाओ और जो है उसको छोड़ दो इंटरनेट में, वो भी किस में आता है, वो भी सोशल मीडिया में आता है। सूचनाओं का तीव्र प्रसार होता है सोशल मीडिया के द्वारा, सामाजिक जुड़ाव रहता है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ व्हाट्सएप के तहत बात करते रहता है, सोशल मीडिया है ना वो। भ्रामक सूचनाओं का आपका जो है खतरा रहता है, यानी कि गलत सूचना भी आ सकता है। आप फेसबुक में ऐसे देख रहे हैं, फिर देखिएगा क्या, नरेंद्र मोदी ने एक चमाटा मारा किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, आप देख के ही बोलिएगा भाई फेक न्यूज है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फेक न्यूज भी आपका सोशल मीडिया में होता है। पूछा गया सोशल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सभी प्रभाव पड़ती है सोशल मीडिया का, ठीक है। नेक्स्ट चलो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब शुरू हुई थी, आप बोलिएगा 1999 में सर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी, यानी कि गांव में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना आई थी 1999 में। मनरेगा योजना, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, इसीलिए मनरेगा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी योजना रख दिया गया। क्या है, जी राम जी योजना, ठीक है। और इसमें जो है कुछ चेंजेस भी कर दिया गया है। और पहले मनरेगा योजना में कितना दिन काम देने की गारंटी दी गई थी सर, 100 दिन आपको काम मिलेगा ही मिलेगा अगर आप बेरोजगार हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, 34 नंबर सवाल, भारतीय समाज में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है, परिवर्तन का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो कारण कानून व्यवस्था से होकर के परिवर्तन गुजरता है, शिक्षा से जुड़ता है और विज्ञान और तकनीक से जुड़ता है। मेन कारण अगर पूछे तो ये है, ठीक है, लेकिन तीनों है, जब हम ये सभी आंसर क्यों ना लगाएं, ये सभी क्यों ना लगाएं, तो हम सभी लगाएंगे, ऑप्शन सर डी को लगाएंगे, मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, 34 नंबर सवाल पूछा गया मुझे, जाति और वर्ग में मुख्य अंतर क्या है, तो जाति और वर्ग में मुख्य अंतर, जाति जो होता है वो आधारित होता है जन्म पर, और वर्ग जो है ये कर्म पर आधारित होता है, यानी कि आप जिस जाति पर जन्म ले लिए आप उस जाति के हो गए, और जिस तरीके का काम कीजिएगा उस वर्ग के आप हैं। तो वर्ग जो है कर्म के आधारित है, और जाति जो है सर आधारित है किस पर, जन्म पर आधारित है। भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोकने का क्या उपाय है, अगर सांप्रदायिक दंगों को रोकना है तो शिक्षा और जागरूकता बहुत काम करेगा, कठोर कानून बनाना पड़ेगा, तो ये सभी बना दीजिए, और सर्वधर्म का स्वभाव रखना पड़ेगा, समभाव रखना पड़ेगा, सभी धर्मों को जो है समान रूप से सम्मान देना पड़ेगा, ये सभी हो जाएगा। मेहर का संबंध किस विवाह से है, तो मेहर का संबंध सर जुड़ा हुआ है मुस्लिम विवाह से। मेहर का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, मुस्लिम विवाह से जुड़ा हुआ है। आप लोग प्यारे प्यारे बाबू
हैं राज दुलारे मेरे, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर क्यों नहीं करते हो बाबू? थोड़ा शेयर करो, क्लास को लाइक करो, और जो है आप लोगों के लिए सफल एकेडमी का ऐप में अंतिम प्रहार बैच ले लो। नेक्स्ट चलो, ठीक है। 38 नंबर सवाल, शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो शारदा एक्ट 1929 में पारित किया गया था, और इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के कोई भी जो बालिका है, लड़की है, उसको शादी नहीं दिया जा सकता था। तो 14 वर्ष का सीमा कर दिया गया था लड़की के लिए, और लड़का के लिए 18 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं किया जा सकता, इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, तो 1929 में आया था सर शारदा एक्ट, और ये जो है सर आपका बाल विवाह अधिनियम एक्ट कहा जाता है इसको। हिंदू विवाह में कन्यादान क्या है? तो ये एक तरीके का धार्मिक अनुष्ठान है जिसको हम लोग कन्यादान कहते हैं, यानी कि कन्या को दान कर देना नहीं, कन्या को दान करना नहीं, विवाह के बाद कन्या को जो है अपने पति के घर भेजना। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सर नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने इसकी शुरुआत की थी। चारू मजुमदार, कानू सान्याल, ये सब जुड़े हुए थे इसके साथ। पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी नाम का गांव है सर, पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी गांव से ये जो है शुरुआत हुआ था, और चारू मजुमदार और कानू सान्याल इसके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, और ये सब जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग नाम का जिला में ये है। कौन सा गांव? नक्सलबाड़ी नाम का गांव, वहीं से शुरू हुआ था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम नक्सलबाड़ी पड़ गया। उदारीकरण का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण का भारतीय उद्योग पर तकनीक में सुधार हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, विदेश संबंध, सभी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट चलो, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, निजीकरण का क्या अर्थ है? तो निजीकरण का अर्थ है सरकारी क्षेत्र की को जो है निजी हाथों में दे देना, यानी कि एयर इंडिया जो सरकारी था उसको दे दिया गया पब्लिक के हाथ में, उसको दे दिया गया कंपनी के हाथ में, इसी को कहेंगे आपका निजीकरण। फेसबुक और व्हाट्सएप किस प्रकार का संचार है? तो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर जिसको एक्स कहा जाता है, कुछ भी आपका चीज है वो किस में आता है सर? सोशल मीडिया या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में आता है, मोबाइल वाला सभी चीज। नेक्स्ट चलो, भारत में साक्षरता का क्या अर्थ है? तो भारत में साक्षर उसको ही कहेंगे जो 7 साल का ऊपर हो और उसको पढ़ाई लिखाई आता हो। तो 7 साल से अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ और लिख सके, ठीक है, पढ़ सके और लिख सके, इस तरीके का 7 साल का ऊपर के आयु के बच्चे को हम लोग साक्षरता में जोड़ेंगे। जनसंख्या विस्फोट क्या का अर्थ है? तो जनसंख्या का अचानक अगर तीव्र गति से बढ़ने लगे तब हम लोग उसको क्या कहेंगे सर? अचानक तीव्र गति से बढ़ना, इसको हम लोग कहेंगे जनसंख्या विस्फोट। 46 नंबर सवाल पूछा गया है हम लोगों को, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई? महिला सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना चलाएगा। उज्ज्वला योजना ये घर घर जो है सिलेंडर गैस बेचने की बात की गई थी, उज्ज्वला योजना। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी है, तो ये भी सब जो है महिला के लिए है। और उज्ज्वला योजना इसको भी जोड़ लीजिए महिला के साथ, महिला ये खाना बनाती हैं तो महिला को जो है घर में लकड़ी में खाना बनाना ना पड़े, गैस में खाना बनाए, कम धुआं में खाना बने, तो उसके लिए महिला सशक्तिकरण से ये सभी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलो, अस्पृश्यता या फिर आपका छुआछूत का निवारण किस अनुच्छेद में? तो 17 नंबर अनुच्छेद में छुआछूत की अंत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 नंबर अनुच्छेद में, ये सब मूल अधिकार है। मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी, और बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1779 में है ये आयोग की स्थापना की गई थी। और ये आयोग को लागू कौन किए थे? तो इस आयोग को बीपी सिंह ने लागू किया था, बीपी सिंह ने लागू किया था, और बीपी मंडल इसके अध्यक्षता किए थे। एक सिंह और एक मंडल दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सांस्कृतिक विविधता भारत की क्या है? तो ये सांस्कृतिक विविधता
भारत की शक्ति है, भारत का पहचान है। भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ये भारत का कमजोरी नहीं, ये भारत का शक्ति है। ये भारत का जो है पहचान को दर्शाती है कि यहाँ हर तरीके के लोग एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट कहा गया समाज का निर्माण किससे होता है? तो समाज में लोग रहेंगे, यानी कि व्यक्ति तो रहेगा ही रहेगा। समाज में सामाजिक संबंधों से बनता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध रखेगा तब बनेगा, और संस्थाओं से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ज्यादातर उपयुक्त में से सभी आ रहा है। भारत के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय क्या है? तो भारत में सबसे बड़ा पूछे तो आप बोलिएगा सर मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय है, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय। और सबसे छोटी अल्पसंख्यक समुदाय पारसी है। सबसे छोटी अल्पसंख्यक समुदाय पारसी है। अगर पारसी ऑप्शन में ना रहे तो आप जैन लगाइएगा। अब पारसी और जैन दोनों ना रहे तब सिख में लगाइएगा। चलिए, तब जो है अंग्रेजों ईसाइयों में लगा दीजिएगा, उसके बाद सिख। नेक्स्ट चलो, दलित शब्द का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? तो दलित शब्द जितने भी अनुसूचित जाति के अभी वर्तमान में एससी कैटेगरी के हैं उन लोगों को तब दलित कहा जाता था। और दलित को महात्मा गांधी ने हरिजन कह करके बुलाया। ठीक है, हरिजन, हलीजन नहीं, हरिजन, हरिजन कह करके बुलाया। ठीक है, नेक्स्ट चलो 53 नंबर, श्वेत क्रांति का प्रणेता कौन है? तो श्वेत क्रांति जुड़ा हुआ है दूध उत्पादन के साथ, आनंद नाम के शहर के साथ। गुजरात में आनंद नाम का शहर में अमूल नाम का कंपनी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति। वर्गीस कुरियन को इसके प्रणेता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड भी जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन के साथ। जनजातियों को आदिवासी नाम से नाम किसने दिया? अब देखिए, जनजाति को आदिवासी नाम किसने दिया? ये नाम दिया ठक्कर बाप्पा ने। अब आपको पूछेगा जो अनुसूचित जाति है उसको दलित ना बोल करके हरिजन किसने बोला? तो महात्मा गांधी ने। ये दोनों चीज जो है बढ़िया से याद रखिएगा। ठक्कर बाप्पा जनजातियों को जो है आदिवासी कह करके बुलाए। राजा राममोहन रॉय ने किस कुप्रथा के विरुद्ध मुख्य रूप से आंदोलन किए? तो उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। और सती प्रथा के बारे में जो है ये सबसे मुख्य आंदोलन सती प्रथा को लेकर के करते हैं, यानी कि जो महिला का पति मर जाता था उनके जगह में उसको जो है चिता में जला दिया जाता था, महिला को। भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को इस कमीशन की स्थापना की गई थी। 1950 हो जाएगा। योजना आयोग को भंग 2014 में कर दिया गया। इसके जगह में नया आयोग 2015 1 जनवरी 2015 1 जनवरी को शुरू किया गया और इसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग और योजना आयोग दोनों आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं सर? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, पीएम होते हैं योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट चलो, वर्तमान में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? अभी बताइए। नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग को कहा जाता है NITI, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 में हुई थी। योजना आयोग का काम था 5 साल के लिए प्लान बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं सर जी प्रधानमंत्री को नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। और इन सवालों में से एक सवाल फंसता ही फंसता है, इसीलिए सभी दे दिए। भारतीय गांव आत्मनिर्भर है, ये कथन प्रसिद्ध रूप से किसने कहा? तो भारतीय गांव क्या है? आत्मनिर्भर है। ये कहने वाले चार्ल्स मेडकॉफ है। चार्ल्स मेडकॉफ ये बात कही थी, भारतीय गांव आत्मनिर्भर है। समाज में वर्ग की सदस्यता किस पर आधारित होती है?
है तो वर्ग की सदस्यता कर्म के आधार पर होता है या फिर आर्थिक योग्यता के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर होती है, और जन्म के आधार पर सर जाति होती है। जन्म के आधार पर जाति होता है और वर्ग जो है ये आर्थिक स्थिति के आधार पर होती है, योग्यता के आधार पर होती है, कर्म के आधार पर वर्ग होती है। जटिल समाज, जटिल समाज बढ़िया से समझिए, नया नया प्रश्न है। जटिल समाज शब्द का प्रयोग किस समाज के लिए किया जाता है? तो जटिल समाज आधुनिक और औद्योगिक समाज के लिए किया जाता है। और सरल समाज, सरल समाज किसके लिए? आदिम या ग्रामीण समाज के लिए सरल शब्द की प्रयोग किया जाता है। और अभी का जो आधुनिक व्यवस्था है ये जटिल समाज है। सरल समाज की विशेषता निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो जनजाति या फिर आदिम समाज से जुड़ा हुआ है। जनजातीय या फिर आदिम समाज से सरल जुड़ा हुआ है। परिवार समाज की किस प्रकार की संस्था मानी जाती है? तो परिवार प्राथमिक संस्था में आता है सर जी, परिवार आता है प्राथमिक संस्था में। 64 नंबर सवाल कहा गया नातेदारी के निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? तो नातेदारी सर रक्त के आधार पर भी होता है। किसके आधार पर सर? रक्त के आधार पर भी होता है। और विवाह के आधार पर, जैसे आप शादी कर लिए किसी लड़की को तो उसका जो भाई है वो आपका भी भाई हो जाएगा, जिसको साला कहेंगे आप, ठीक है। तो और साला की जो ये है वो आपकी भाभी लगने लगेगी। तो इस तरीके का नया नया संबंध बनने लगता है। उसके जो जिससे शादी किए उसकी जो मम्मी है वो आपकी भी मम्मी हो जाएगी। तो सॉरी, विवाह नहीं, केवल विवाह नहीं, रक्त संबंध से भी जुड़ता है और विवाह से भी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी इसका करेक्ट आंसर। 65 नंबर सवाल बहुपति विवाह निम्नलिखित में से किस धर्म में व्यक्तिगत कानून के द्वारा मान्य है? तो बहुपति विवाह, पत्नी विवाह। देखिए बहुपत्नी यानी कि बहुत सारा पत्नी रख सकता है, बहुत सारा जो है महिलाओं से शादी किया जा सकता है। ये मुस्लिम धर्म में कहा गया है। अगर आपका समर्थ है, आप अगर समर्थ हैं तो धर्म के अनुसार आप जो हैं एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। महिला नहीं, पुरुष शादी कर सकता है एक से ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, बहुपति विवाह किस भारतीय जनजाति की प्रमुख विशेषता है? तो बहुपति विवाह टोडा में आता है। बहुपति विवाह टोडा में आता है और बहुपति विवाह संताल में भी आता है, लेकिन टोडा को सही करेंगे। घर जमाए रखने की आपकी प्रथा मुख्य रूप से किस प्रकार की समाज में देखी जाती है? तो मातृसत्तात्मक जो समाज होती है, यानी कि खासों नाम की जो जनजाति है उसमें देखी जाती है घर जमाए बनने की परंपरा। सांप्रदायिकता को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो धर्म निरपेक्ष रूप से शिक्षा दीजिए। किसी एक धर्म का शिक्षा नहीं, सभी धर्म को समान रूप से शिक्षा दीजिए। क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद का एक नकारात्मक परिणाम क्या है? तो अलगाववाद जो है, अलग कर लेने की जो चाह है अपने क्षेत्र को, ये होता है सबसे बड़ा परिणाम, ठीक है। ये सबसे बड़ा नकारात्मक परिणाम हो सकता है। भ्रष्टाचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भ्रष्टाचार विकास में बाधा होगा, सामाजिक अन्याय, मूल्यों का पतन, चारों हो जाएगा सर, ऑप्शन में डी हो जाएगा, तीनों सही है भ्रष्टाचार में। युवाओं में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम क्या है? एड्स के प्रति अगर जागरूकता फैलाना है तो जनसंचार जो माध्यम है, जो मोबाइल फोन है बाबू, जो मोबाइल फोन है, ठीक है, जो टीवी है, ये सबसे युवा सब जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी जनसंचार माध्यम के साथ जो है खिलवाड़ करना है, इसी जनसंचार माध्यम में एड्स के बारे में जानकारी देना है, तब बच्चे जो है एड्स के बारे में जानकारी लेंगे और उनको जो है इस तरीके का भयानक रोग से बचने के लिए सहारा मिलेगा। भारत में सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। मिड डे मील योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में जो है सबसे पहले ये शुरू हुआ था, तमिलनाडु हो जाएगा। के कामराज उसके साथ जुड़े हुए हैं मिड डे मील की शुरुआत में। डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? इंटरनेट की अगर कमी है आपके गांव में तो आप पूरे देश में आपका इंटरनेट है, आपके गांव में नहीं है, यानी कि आपके साथ इंटरनेट को लेकर के भेदभाव हो रही है, इसी को कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। इंटरनेट तक पहुंच में सामाजिक आर्थिक असमानता, यानी कि शहरी इलाका में इंटरनेट एकदम 5G चलता है और ग्रामीण इलाका में
3G भी सही से नहीं चलता है। तो ये आपके साथ असमानता हुआ कि नहीं, इसी को कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। ई कॉमर्स किस लिए आपका है, तो ई कॉमर्स किस लिए है, तो आप बोलिएगा ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, उसके बाद वर्ल्ड मार्ट हो गया, ये सब क्या है सर, वहां से आप सामान खरीद सकते हैं। मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, तो इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना, ये सब कंपनी को हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार माने जाते हैं, तो प्रदूषण का मुख्य प्रकार 4 है, वायु, जल, मृदा, ध्वनि, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, CO2 हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को, बढ़िया से याद कीजिए, एक ना एक आपको दिवस से पूछेगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 जून को 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। अहिंसा दिवस मनाते हैं कब, अहिंसा दिवस मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अहिंसा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 1 मई को हम लोग श्रम दिवस मनाते हैं, कैसे लिखेंगे, श्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है, श्रम दिवस मनाते हैं आपका 1 मई। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इतना याद रख लीजिएगा। डॉक्टर BR अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो आप बोलेगा सर मध्य प्रदेश का महुआ नाम का जगह में हुआ था, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलो, पुणे पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था, तो पुणे पैक्ट जो है गांधी आरविन जो समझौता हुआ था बाबू, नहीं, गोल टेबल बैठक में जाकर के शामिल होने के लिए जो है ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। दलित पैंथर्स नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी BR अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट चलो, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP की स्थापना कांसीराम के द्वारा शुरू किया गया था। BSP बहुजन समाजवादी पार्टी जो बहुजन राजनीति यानी कि दलित वर्गों के बारे, पिछड़ा वर्गों के बारे में जो है सोचता था। मंडल आयोग के अनुसार पिछड़ा वर्ग का निर्धारण किस आधार पर किया गया, तो पिछड़ा वर्ग का अगर निर्धारण करना है तो सामाजिक और शैक्षणिक, जो वर्ग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से शिक्षा से पिछड़ा हुआ है उसी को मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग कहा और कहा कि भैया इन लोगों के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। कितना, 27% आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण में क्रीमी लेयर का संबंध किससे है, तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ये पिछड़ा वर्ग से आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC से आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग से। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% का प्रावधान दिया गया है EWS के लिए। समाजशास्त्र में आत्महत्या का प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया, तो एमिल दुर्खाइम ने दिया। सर एमिल दुर्खाइम ने आत्महत्या यानी कि सुसाइड के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से जानकारी दिया। श्रम विभाजन की अवधारणा किसने दिया, तो श्रम विभाजन को भी एमिल दुर्खाइम के साथ जोड़ दीजिएगा। एमिल दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के बारे में कहा। और वर्ग संघर्ष की धारणा किसने दिया, वर्ग संघर्ष, तो कार्ल मार्क्स ने दिया वर्ग संघर्ष के बारे में धारणा, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिया वर्ग संघर्ष के बारे में धारणा। चलिए, लापरवाही नहीं, लाल फीताशाही जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है क्या है, तो सरकारी कार्यों में अनावश्यक नियमों के कारण जो है देरी, इसी को कहा जाता है। 90 नंबर सवाल, औद्योगिकरण के कारण भारत में किन उद्योगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा, तो जो कुटीर उद्योग थी बाबू और हस्तशिल्प वाला उद्योग था उसको सबसे ज्यादा जो है क्षति पहुंचा। ऑप्शन बी हो जाएगा, कुटीर और हस्तशिल्प। गांवों से शहरों की ओर होने वाले प्रवास
का सबसे बड़ा पुल फैक्टर, यानी कि गांवों से लेकर के जो है शहर की तरफ लोग क्यों चले जाते हैं, तो रोजगार के बेहतर अवसर के लिए चले जाते हैं। रोजगार के बेहतर अवसर के लिए गांव में अगर रहेगा तो बढ़िया से रोजगार नहीं मिलेगा, शहर में जाइए बढ़िया से रोजगार लीजिए, खाइए पीजिए रहिए मजे से। ब्रेन ड्रेन की समस्या क्या दर्शाती है, यानी कि एक जगह में पढ़े और दूसरा जगह में जाके सेवा किए, यानी कि यहाँ पर आप जो है भारत में आईआईटी में एकदम पढ़ के एकदम ज्ञान ले लिए और जाकर के नौकरी कर रहे हो कहाँ, अमेरिका में, यानी कि भारत का जो ब्रेन है वो चला गया कहाँ, अमेरिका में। इसी को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। और देश के उच्च शिक्षित लोगों का विदेश में बस जाना, ये होता है ब्रेन ड्रेन, यानी कि भारत ने खिलाया, भारत ने सिखाया और तुम सीख करके जाकर के किसको ज्ञान दे रहे हो, विदेशी देशों में। सफेद पोष अपराध, यानी कि व्हाइट कॉलर क्राइम, यानी कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो अगर क्राइम करेंगे तो उसको कहेंगे व्हाइट कॉलर क्राइम। उच्च पदस्थ लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार या गबन, इसको कहेंगे सफेद अपराध, सफेद पोष अपराध। नेक्स्ट चलो, साइबर अपराध क्या है, अगर कोई मोबाइल के चक्कर में या फिर ऑनलाइन से अगर धोखेधड़ी होता है तब उसको कहते हैं साइबर अपराध। फोन करके कहा जाता है भैया मैं जो हूँ फलाना इसका कमिश्नर बोल रहा हूँ, आपके नाम से एफआईआर निकला है और आपको जो है इतना पैसा दीजिए नहीं तो आपके नाम से जो है जेल हो जाएगा आपका। तो उस तरीके से पैसा ऐंठना, इसको कहा जाता है ऑनलाइन धोखेधड़ी, साइबर क्राइम। नशाखोरी की समस्या को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है, तो जागरूकता और पुनर्वास जरूरी है। नशाखोरी कोई पी रहा है इधर उधर तो नशाखोर बन गया है, तो उसके लिए जागरूकता पैदा करना होगा और जो है बढ़िया से उसको सुधारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। फिर भी काम ना हो तो क्या करना है, छोड़ दो। समाज में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या किस ओर संकेत करती है, तो वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या ये दर्शाती है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। अगर संयुक्त परिवार रहता तो संयुक्त परिवार में मम्मी पापा भी साथ रहते, अब संयुक्त परिवार नहीं रहा तो वृद्धाश्रम बन गया है। जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं और बेटा जो है कमाने लगता है, तब वृद्धाश्रम बन जाता है। बच्चे जो हैं अपने मम्मी पापा को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, यही होता है। एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में कौन शामिल होते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। अगर बच्चों का अगर विवाह हो गया तो वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं रहेगा, एकल फैमिली नहीं रहेगा, वो बन जाएगा संयुक्त फैमिली। तो माता पिता और उनके अविवाहित जो बच्चे हैं, शादी नहीं किया है, उसको हम लोग डालेंगे एकल परिवार में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 2000 में जो किया गया था, कहा गया कि 2045 तक भारत की जनसंख्या बढ़नी नहीं चाहिए, स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना, कम से कम 2045 तक जो है हम लोगों का भारत की जनसंख्या वो स्थिर दर में चले जाए, बढ़ती ना रहे। इसको जो है 2000 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के रूप में। समाज शास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है, तो समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, ये भी एक तरीके का वैज्ञानिक परिभाषा है, वैज्ञानिक प्रकृति रखता है समाज शास्त्र भी। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय समाज का कौन सा मूल्य को प्रदर्शित करता है, तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरे विश्व जो है मेरा बंधु है, पूरा विश्व जो है मेरा कुटुंब के रूप में अपना मेहमान है, यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार के रूप में आता है। तो आज आप लोगों का इसका 100 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। बताइएगा 100 में से आप लोगों को कितना मिला। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप लोगों को बहुत ही काम आएगा। तो आज का ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम जी जान लगा करके मेहनत करते रहिए, और मेहनत अगर करते रहेंगे तो आपको जो है 450 प्लस नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का यही क्लास विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।